हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। इस वीडियो में हम सीईटी के बारे में समझेंगे सब कुछ, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके बारे में कल ही यूनियन कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई जाए जो कि सीईटी एग्जाम कंडक्ट कराएगी 2021 से। तो सारी चीज़ें इसके बारे में जानेंगे। मैंने एक वीडियो भी शेयर की थी, आई होप आप लोगों ने देख ली होगी और उससे काफ़ी अच्छा आपको आइडिया लग गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे चैलेंजेस की बात भी करूँगा कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं सीईटी की वजह से, और वेटिंग लिस्ट की इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ गई है अब एसएससी एग्जाम्स में। अभी तक एसएससी एग्जाम्स में वेटिंग लिस्ट नहीं है आपके। रेलवे के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी वेटिंग लिस्ट होती है, यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराता है उसमें भी वेटिंग लिस्ट होती है, आईबीपीएस जो एग्जाम कंडक्ट कराता है उसमें भी वेटिंग लिस्ट होती है, लेकिन एसएससी एग्जाम्स में वेटिंग लिस्ट नहीं है। और अगर सीईटी इंप्लीमेंट होता है तो वेटिंग लिस्ट की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कि वेटिंग लिस्ट एसएससी एग्जाम्स में भी आनी चाहिए, वरना काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। तो एक एक करके सारी चीज़ों को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल जो हमारे डीओपीटी मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने ट्वीट करके बताया कि कैबिनेट ने डिसीजन लिया नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को एस्टेब्लिश करने का, जो कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराएगी और एक रिवोल्यूशनरी रिफॉर्म होगा। अब हम देखेंगे कितना रिवोल्यूशनरी है कितना नहीं है। अच्छा, कैबिनेट ब्रीफिंग की एक वीडियो भी थी जिसमें मिनिस्टर्स ने ब्रीफ में बताया था कि ये किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो वो वीडियो आपने देख ली होगी। चैनल पे जाओगे आप वीडियो सेक्शन में, वहाँ पे आपको ये वाली वीडियो मिल जाएगी। उसका थंबनेल कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक, तो हम बात करते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में कि इसका फ़ायदा क्या है। होगा क्या, अभी आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो या कोई और एग्जाम देना चाहते हो, तो होता क्या है, मैक्सिमम एस्पिरेंट्स सभी एग्जाम्स का फॉर्म भर देते हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए, जॉब चाहिए, कैसे भी मिले। ठीक है, उस जॉब को पाने के लिए हमने सारे के सारे फॉर्म भर दिए, तो सबका टीयर 1 हमें अलग अलग जाके देना पड़ता है। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे पड़ेगा, तो जाने आने की कॉस्टिंग, टाइम भी वेस्ट होगा। तो अगर क्या हो रहा है, अगर सीईटी होता है तो जितने भी एग्जाम्स हैं एक पर्टिकुलर लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे, मेट्रिकुलेशन लेवल पे और हायर सेकेंडरी लेवल पे, तो आपको सिर्फ एक टीयर 1 दैट इज सीईटी देना होगा। और सभी एग्जाम्स के अगर आप सीईटी को क्वालिफाई कर जाते हो तो इन सभी एग्जाम्स के आप टीयर 1 को क्वालिफाई कर जाते हो ग्रेजुएशन लेवल पे, जो कि इन 3 एजेंसी के द्वारा कराया जाता है, आईबीपीएस, रेलवे और एसएससी। क्लियर है ये वाला पार्ट। तो इसमें आपकी कॉस्टिंग बचेगी और जो एजेंसी हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टाइम बचेगा और उनके एफर्ट्स भी बचेंगे। आगे बात करते हैं। हमने कहा सीईटी कितना होगा, साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल पे 2 बार होगा, हायर सेकेंडरी लेवल पे 2 बार होगा और मेट्रिकुलेशन लेवल पे 2 बार होगा। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ, जो ग्रेजुएट है वो हायर सेकेंडरी लेवल भी क्लियर कर चुका है, वो मेट्रिकुलेशन मतलब 10th भी पास है, 12th पास भी है, तो ये 6 बार सीईटी दे सकता है। हायर सेकेंडरी लेवल वाला बंदा 4 बार, और जो 10th पास वाला है वो 2 बार सीईटी साल भर के अंदर दे सकता है। जो इस सीईटी का स्कोर होगा आपका वो हायर सेकेंडरी लेवल के एग्जाम्स के लिए वैलिड होगा। मेट्रिकुलेशन लेवल पे जो आप सीईटी दोगे वो मेट्रिकुलेशन लेवल के एग्जाम्स के लिए वैलिड होगा, और जो ग्रेजुएशन लेवल पे सीईटी होगा वो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स के लिए वैलिड होगा। जैसे कि एसएससी एग्जाम्स की बात करें, यहाँ पे ये एमटीएस के लिए होगा बेसिकली, ये आपका सीएचएसएल के लिए होगा और ये वाला आपका सीजीएल के लिए होगा। क्लियर है ये वाला पार्ट। और ये सिर्फ नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए होगा और ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए होगा, टेक्निकल पोस्ट के लिए ये नहीं होगा। इतना पार्ट भी क्लियर है कि किस तरह से सीईटी कंडक्ट कराया जाएगा। और जो आप सीईटी में एक बार स्कोर करोगे ये आपका 3 साल तक वैलिड रहने वाला है। ठीक है, तो आपको एक साल में 2 को मौके मिले तो 6 मौके आपको मिले, और ये वाला जो स्कोर है आपका 3 साल तक वैलिड है। मान लो 2021 में, मैं मानता हूँ स्टार्टिंग में चलो सीईटी करा दिया, ठीक है, मार्च में आपका सीईटी हो गया 2021 में। ठीक है, ये ऐसा नहीं होगा, वैसे से बाद में ही होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। तो 2024 तक आपका ये जो स्कोर है ये वैलिड रहेगा। अब आप 3 साल के अंदर 6 अटैम्प्ट दे सकते हो, अभी जो डिसाइड किया गया है। तो जिसमें जो भी मैक्सिमम स्कोर होगा आपका, अगर 2024 वाला पेपर दे रहे हो तो जो भी मैक्सिमम स्कोर का वो वहाँ पे काउंट किया जाएगा। ठीक है, जो आपका कम स्कोर होगा उसे पीछे करते चलेंगे। तो इस तरह से सारी चीज़ें चलने वाली हैं। नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी, लेकिन एज लिमिट पे रेस्ट्रिक्शन होगी। मतलब हमारे अभी फॉर्म भरने की एज होती है ना, जैसे सीजीएल के लिए बात करें 30 साल का, यूआर कैटेगरी के लिए 30 साल तक आप फॉर्म भर पाते हो। एक जेएसओ की पोस्ट होती है जिसमें 32 साल भी होता है। ऐसे ही बैंकिंग के फॉर्म भरते हो उसमें भी एज लिमिट होती है, जनरली 30 तक ही होती है। और अगर हम और किसी एग्जाम की बात करें उसमें भी एज लिमिट होती है, रेलवे में भी। तो अपर लिमिट जो भी होगी वो डिसाइड की जाएगी क्या अपर लिमिट एज लिमिट रखनी है सीईटी के लिए, और फिर आप एग्जाम दे पाओगे। तो अभी जो भी चल रही है प्रेजेंट एज लिमिट, वैसा ही सब कुछ चलेगा, मतलब जो मैक्सिमम जाएगा वही एज लिमिट हो जाएगी। तो इसे मिनिमम 30 साल तो मान के चलो, जो अपर एज लिमिट होगी ग्रेजुएशन लेवल पे वो मिनिमम 30 साल तो होगी, उससे ज़्यादा ही हो सकती है। अगर हम बात करें रिलैक्सेशन, अपर एज लिमिट पर रिलैक्सेशन भी मिलेगा। एससी एसटी कैटेगरी को 5 साल का मिलता है, वेजिटेज मिलेगा। ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 10 साल का, वो एडिटेज आपको एज रिलैक्सेशन मिलता रहेगा, उसमें कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं है। क्लियर, आपने टीयर 1 क्वालिफाई कर दिया, आप डायरेक्टली टीयर 2 दे पाओगे और टीयर 3 दे पाओगे। अब एसएससी, जैसे एसएससी सीजीएल की बात करें, एसएससी सीजीएल में टीयर 2 होता है, टीयर 3 होता है और उसके बाद
हमारा टाइपिंग का टेस्ट होता है या फिर टीयर 4 कह लो, तो ये सारा एसएससी ही कराएगा। टीयर 2 का जो पैटर्न है वो एसएससी का सेम ही रहेगा, मैथ्स और इंग्लिश का एज इट इज मैथ्स और इंग्लिश ही पूछी जाएगी आपके। टीयर 3 में डिस्क्रिप्टिव है वो एज इट इज रहेगा, और टीयर 4 में जो टाइपिंग होती है वो एज इट इज रहेगा, बस टीयर 1 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे बैंकिंग का पैटर्न अलग होता है, एसएससी का पैटर्न अलग होता है, रेलवे का पैटर्न अलग होता है, टीयर 1 के पैटर्न सबके अलग होते हैं। तो अगर हम बात करें जो यहाँ पे सिलेबस बनाया जाएगा, सिलेबस के बारे में कोई भी अपडेट नहीं दिया गया, वो अभी डिसाइड नहीं किया गया, लेकिन सिलेबस जो भी डिसाइड किया जाएगा आप ये मान के चलो इन तीनों एग्जाम्स में जो भी जनरल चीजें होती हैं ना वो कॉमन ले ली जाएंगी। आपके जनरली 4 ही सेक्शन होते हैं, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस या जनरल स्टडी, जीएस कह लो। अगर हम बात करें यहाँ पे क्वांटिटेटिव, एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ये चारों ही सेक्शन रहने वाले हैं, पेपर जो भी होगा। और चारों सेक्शन में बस ये देखने वाला है कि क्वांट में अर्थमेटिक की वेटेज ज़्यादा बढ़ेगी क्या, जो अभी सीजीएल में चलता है वैसे ही चलेगा। हो सकता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अर्थमेटिक की वेटेज टीयर 1 में थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि आईबीपीएस के अगर आप एग्जाम देते हो उसमें अर्थमेटिक ही आता है, एडवांस नहीं आता। सिमिलरली इंग्लिश का पैटर्न भी अलग होता है सीजीएल और बैंकिंग का, लेकिन अगर इंग्लिश की नॉलेज अच्छी है तो दोनों ही एग्जाम आप कर सकते हो। तो इंग्लिश में ज़्यादा सोचने वाला नहीं है, क्वांट में अर्थमेटिक पे ज़्यादा फोकस बढ़ सकता है। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग एसएससी और बैंकिंग में थोड़ा सा फर्क है, बैंकिंग की रीजनिंग डिफिकल्ट होती है, एसएससी की ईजी होती है। तो रीजनिंग का पैटर्न हो सकता है एसएससी वाला अपनाया जाए, क्योंकि रेलवे में भी वही पैटर्न अपनाया जाता है। जनरल स्टडीज़ की बात करें, बैंकिंग में जनरल स्टडीज़ थोड़ी अलग होती है, और एसएससी और रेलवे एग्जाम्स की बात करें उनमें भी डिफरेंस होता है। तो इसमें जनरल अवेयरनेस का कुछ नहीं कह सकते कि किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस दिया जाएगा। जैसे एसएससी में सभी सब्जेक्ट्स आते हैं, हो सकता है इसमें सभी सब्जेक्ट डाल दिए जाएं। तो सिलेबस अभी क्लियर नहीं है, लेकिन मोटा मोटा ये मान के चलो अगर आप एसएससी एग्जाम्स या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अपनी तैयारी वैसे ही करते रहो, क्योंकि अभी एग्जाम आने में भी देरी है, क्योंकि ये 2021 में इंप्लीमेंट होगा। तो तब तक आप अपनी तैयारी इस हिसाब से करते रहो जैसे अब तक करते हुए आ रहे हो। जो भी चीज़ें होंगी थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आएगा, उस हिसाब से एट द मोमेंट भी आप तैयार कर सकते हो। 1-2 महीने के अंदर विद चेंज पैटर्न आप ढल जाओगे और कर लोगे। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है कि सिलेबस क्या होगा। अभी आपके पास टाइम है, जब तक आपके एग्जाम देने की बारी आएगी हो सकता है आपका सिलेक्शन ही हो चुका हो किसी ना किसी एग्जाम में, क्योंकि ये 2021 से इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो सीजीएल 2020, CHSL 2020, जो बैंकिंग के एग्जाम्स आने वाले हैं 2020 के सारे तब तक हो चुके होंगे। 2021 की रिक्रूटमेंट के लिए ही यूज किया जाएगा, और अभी तो एजेंसी सेटअप की जाएगी, अभी तो हुई भी नहीं है, तो बहुत टाइम है इस चीज़ में। तो सिलेबस की अभी से ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी मेरे ख्याल से ये सारी की सारी चीज़ें आपकी क्लियर यहाँ पे हो ही गई। अगर हम बात करें बाकी ये सब यही है। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा ये 1000 सेंटर्स में कराया जाएगा। एवरी डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक ना एक सेंटर तो जरूर होगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ना एक सेंटर जरूर होगा, और जो पेपर देने जा रहा है उसे चॉइस भी मिलेगी अपने पसंद के सेंटर को चूज करने की, और चांसेस हैं उसे वो सेंटर मिल जाए। तो एक ही एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, दोनों चीज़ों में मैं बात करने वाला हूँ। एडवांटेज ये है कि घर के पास सेंटर हो जाएगा, डिसएडवांटेज ये अगर तुम्हें पहले से आइडिया लग जाएगा तुम्हारा सेंटर क्या पढ़ने वाला है, तो सेटिंग के चांसेस बढ़ेंगे, करप्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक, जो आपका एग्जाम है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में होगा, और अगर हम बात करें मल्टीपल लैंग्वेजेस में होगा अगर वो, तो जो कल स्पीच मैंने सुनी उसमें 12 लैंग्वेजेस की बात की गई। सीईटी आपका 12 लैंग्वेजेस में होगा, तो जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है वो भी मोस्टली यहाँ पे कवर कर दी जाएगी, किसी भी लैंग्वेज में आप पेपर को दे पाओगे। लेकिन जैसे इंग्लिश अगर आ रहा है उसमें तो इंग्लिश ही होगा। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। साथ ही साथ जो आपका स्कोर है वो प्राइवेट सेक्टर से भी शेयर किया जाएगा, तो हो सकता है कि जो प्राइवेट सेक्टर में इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं सीईटी के स्कोर के आधार पर आपको रख लिया जाए वहाँ पे, तो ये एक थोड़ा अच्छा स्टेप है। बाकी डेटा शेयरिंग की इशू ना आए ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, कि आपके डेटा को गलत तरीके से यूज ना किया जाए यहाँ पे। बस यही है, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको सीई के बारे में बता दिया, सीईटी के बारे में बता दिया। बाकी ये होगा कि टीयर 1 में अगर मान लो 100 लोग बैठ रहे हैं सीईटी का पेपर देने, तो 95% को इरेडिकेट कर दिया जाएगा, 5% लोग ही आगे जाएंगे। 5% लोग आगे जाएंगे मतलब आपको जो परसेंटाइल होनी चाहिए वो 95 परसेंटाइल से ज़्यादा चाहिए आपको सीईटी को क्वालिफाई करने के लिए, और ये अचीवेबल है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप कर लोगे। अभी ये जो एसएससी सीजीएल का टीयर 1 होता है उसमें भी हमारी परसेंटाइल लगभग इतनी ही चाहिए होती है टीयर 1 में को क्वालिफाई करने के लिए। ऑल्दो अपियरिंग कैंडिडेट्स पे भी डिपेंड करता है, जितने लोग फॉर्म भरते हैं उसके आधे ही अपियर होते हैं, तो ये सीईटी में भी होगा। तो इसकी टेंशन नहीं लेनी कि सिर्फ 5% को आगे भेजा जाएगा, ठीक है, 95% को पीछे रख दिया जाएगा। तो मतलब एक कट ऑफ निकल सकती है यहाँ पे, उस कट ऑफ को अगर आप क्लियर करते हो तो आप आगे चरण में पहुंचोगे बाकी सभी एग्जाम्स के। इतना पार्ट क्लियर हो गया सभी लोगों को, ठीक है। सीईटी के बारे में हमने यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई हमें, जो गवर्नमेंट ने अभी तक हमें प्रोवाइड करी है। अब कुछ इश्यूज आते हैं, जैसे कि फॉर्म भरने वाला पार्ट। क्या आपको मल्टीपल फॉर्म्स भरने पड़ेंगे अभी भी? मेरे हिसाब से इसका आंसर है हाँ, क्योंकि अगर आपने सीईटी का एग्जाम आप देते हो, जरूरी थोड़ी ना है कि अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको एसएससी का एग्जाम भी देना है, आपको बैंकिंग का एग्जाम भी देना है, आपको रेलवे का एग्जाम भी देना है। हो सकता है एसएससी में भी आप सिर्फ सीजीएल के लिए अप्लाई करना चाहते हो, राइट। तो अगर हम बात करेंगे आपने ये सीईटी क्वालिफाई कर भी लिया, जब एसएससी का फॉर्म निकलेगा आपको एसएससी का फॉर्म अलग से भरना पड़ेगा।
लेकिन उसमें क्या होगा, सीईटी का स्कोर अगर आप सीईटी क्वालिफाई कर पा रहे हो तो आप तभी इसके लिए एलिजिबल रहोगे, और इसका डायरेक्टली आपको टियर 2 देना पड़ेगा। इसी तरह से आपको बैंकिंग के लिए भी अलग से अप्लाई करना पड़ सकता है, और बाकी रेलवे एग्जाम के लिए भी अलग से अप्लाई करना पड़ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार आपने कर दिया तो निमट गया काम, ठीक है। तीनों एग्जाम के लिए आपको अलग से बताना पड़ सकता है, या तो फॉर्म भरना पड़ सकता है, या आपको अलग से बताना पड़ेगा कि हाँ मैं इसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि साल में डिपेंड करता है बैंकिंग के एग्जाम कितनी बार हो रहे हैं, रेलवे के एग्जाम कितनी बार हो रहे हैं। कई बार 21 साल एग्जाम होता भी नहीं है, और एसएससी का हर साल लगभग होता है एग्जाम। डिले की बात अलग है, लेकिन एसएससी की रिक्रूटमेंट हर साल होती है, बाकी सबकी रिक्रूटमेंट हर साल भी नहीं होती। तो बहुत सारी चीज़ें वेरी करेंगी यहाँ पे, राइट। तो सबके अलग अलग फॉर्म मेरे ख्याल से निकलेंगे, और आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। आपको अपना पुराना सीईटी का स्कोर दिखाना पड़ेगा जब आप फॉर्म भर रहे होंगे, और उसके बाद आप सीधा डायरेक्टली टियर 2 से स्टार्ट करोगे, टियर 1 नहीं दोगे। इतना पार्ट क्लियर हो गया। तो अलग अलग से अगर आप फॉर्म भरोगे तो हो सकता है आपको अलग अलग चार्जेस भी पे करने पड़े। जरूरी नहीं है चार्जेस पे करने पड़े, लेकिन करने पड़ सकते हैं। अगर आप एसएससी के लिए भर रहे हो तो आपको अलग से चार्जेस भरने पड़ सकते हैं। आप बैंकिंग की का फॉर्म भर रहे हो तो उसके लिए अलग से चार्जेस भर सकते हैं सीईटी के अलावा। ये जो मुझे समझ में आया ये हो सकता है। इतना पार्ट क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमने सीईटी के बारे में तो सारी चीज़ें जान ली। अब बात आती है चैलेंजेस की, कि सीईटी इंप्लीमेंटेशन में चैलेंजेस हमारे पास क्या क्या हैं। अच्छा, एक चीज़ बताओ, क्या एसएससी बैंकिंग और रेलवे का सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है, या मैं कह सकता हूँ 50% सेम है, 50% डिफरेंट है? यहाँ मैं एसएससी लिख रहा हूँ, यहाँ मैं बैंक के एग्जाम्स लिख रहा हूँ, आईबीपीएस लिख देता हूँ, और यहाँ पे रेलवे के एग्जाम्स लिख देता हूँ। क्या मैथ्स सभी में है? क्या इंग्लिश का ज़्यादातर इसमें भी है, इसमें भी है? आपके मैक्सिमम सब्जेक्ट सेम है। कोर्स में जैसे बैंकिंग की अगर हम बात करें, इसमें डीआई ज़्यादा जाता है, अर्थमेटिक का पोर्शन ज़्यादा वेटेज का होता है, एडवांस नहीं होती इसके अंदर। तो अर्थमेटिक तो आपका एसएससी एग्जाम में भी है, इंग्लिश आपका एसएससी में भी है, बैंकिंग में भी है, और जिसकी इंग्लिश की नॉलेज अच्छी है वो एसएससी की भी कर लेगा और बैंकिंग की भी कर लेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने एसएससी की इंग्लिश पढ़ी है, मुझे बैंकिंग की इंग्लिश करने में कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। अगर मैं बात करूं, मैंने एसएससी का मैथ्स पढ़ा है, मैं पढ़ाता भी हूं, बैंकिंग के मैथ्स करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। तो 50% सिलेबस तो सेम रहेगा, और जो बंदा एसएससी में सिलेक्शन ले सकता है या जो बंदा बैंकिंग में सिलेक्शन ले सकता है, थोड़ी सी मेहनत करके क्या वो इन सभी एग्जाम्स में सिलेक्शन ले सकता है या नहीं ले सकता? आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सभी एग्जाम्स में सिलेक्शन ले देते हैं। वो अपनी प्रोफाइल में ही लिखे होते हैं कि मैंने ये एग्जाम क्लियर करना है, एक साल में 15 एग्जाम क्लियर कर लिए, एक साल में 10 एग्जाम क्लियर कर लिए। वो क्या होता है, वो सेम लेवल के एग्जाम होते हैं, सभी एग्जाम्स का पैटर्न एक सा होता है। तो आपने एक बार तैयारी कर ली, सारे के सारे एग्जाम क्लियर कर जाते हो, यही तरीका है। अगर मुझे बैंकिंग का एग्जाम देना हो, मैं 2 महीने की तैयारी में आराम से बैंकिंग का एग्जाम निकाल सकता हूँ, जो नॉर्मल पीओ वगैरह का एग्जाम होता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एसएससी का क्लियर करा, उन्हें बैंकिंग में दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे बैंकिंग के ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिन्हें एसएससी का एग्जाम निकालने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि पैटर्न में 50% सिलेबस सेम है, 50% अलग है, ठीक है। 50% मैं मान के चल रहा हूँ, और एक बार आपको पढ़ने की आदत लगे, एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो अलग भी हो तो भी हम कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा ही था एग्जाम्पल, जो एसएससी सीजीएल से इंस्पेक्टर थे, 4 साल से इंस्पेक्टर की उन्होंने जॉब करी और इस बार यूपीएससी में रैंक 1 लेके आए हैं, राइट, यूपीएससी सीएससी में। तो एसएससी के लोग भी क्लियर करते हैं यूपीएससी सीएससी, जिसका पैटर्न बिल्कुल अलग है। अमित जैन थे, इस बार उनकी लगभग 100 रैंक आई है। 2016 में उन्होंने एसएससी टॉप करा था यूपीएससी सीएससी में, इस बार 100 रैंक आई है, इससे पिछली बार भी 800 कुछ रैंक थी उनकी, ठीक। तो ये है कि आदत बननी चाहिए, और जो बंदा एक एग्जाम क्लियर कर सकता है वो बाकी एग्जाम्स भी सेम लेवल के तो क्लियर कर ही सकता है, जिसमें सिलेबस भी काफ़ी हद तक सेम है और एग्जाम लेने का तरीका भी सेम है। तो मैंने कहा कि सेम कैंडिडेट, अगर मैंने सीईटी क्लियर कर लिया तो मैं क्या छोड़ दूंगा? एक चरण मैंने सभी एग्जाम्स का क्लियर कर लिया तो मैं एसएससी का भी फॉर्म भरूंगा, मैं बैंकिंग का भी फॉर्म भरूंगा, मैं रेलवे का भी फॉर्म भरूंगा। और हो सकता है मेरे चांसेस ये भी हैं, काफ़ी लोग ऐसे होंगे, अगर 100 लोग एसएससी में सेलेक्ट हो रहे हैं, 100 लोग यहाँ सेलेक्ट हो रहे हैं, 100 लोग यहाँ सेलेक्ट हो रहे हैं, तो 30 से 40 लोग ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे तीनों के अंदर, जो तीनों के एग्जाम में सिलेक्ट हो जाएंगे। हो सकते हैं या नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे हो रहा है कि तीनों एग्जाम में एक बंदा सिलेक्ट हो रहा है तो वो जॉब तो कहीं एक जगह ही करेगा, बाकी जगह सीट क्या रह जाएगी? खाली रह जाएगी। रेलवे की बात करें, चलो उसने रेलवे में ज्वाइनिंग ले ली तो उसे एसएससी की नौकरी छोड़नी पड़ेगी, उसे बैंकिंग की नौकरी छोड़नी पड़ेगी। रेलवे और बैंकिंग में क्या होता है, वेटिंग लिस्ट होती है, आप जॉब छोड़ते हो तो सेकंड कैंडिडेट को जॉब दे दी जाती है। एसएससी में ऐसा कुछ नहीं होता। एसएससी के आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चले गए, आपको जॉब लेनी है या नहीं लेनी है, आपके नाम की सीट बुक हो गई, अगर आप नहीं लेते जॉब तो वो किसी और को दी नहीं जाएगी, वो सीट खत्म हो जाएगी वहाँ पे फिलहाल के लिए, ठीक है। बाद में ऐड कर दी जाए बात अलग है, लेकिन फिलहाल के लिए वो सीट खत्म हो जाएगी। और एक डिजर्विंग एस्पिरेंट था जिसे वो जॉब मिल सकती थी, वो वाली सीट उसे नहीं मिलेगी। और एसएससी एग्जाम पे इसका सबसे ज़्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि एसएससी में एक तो वेटिंग लिस्ट नहीं है, और एसएससी एग्जाम की बात करें यहाँ पे तो एसएससी का फॉर्म सभी भर देंगे। बैंकिंग छोड़ के भी लोग एसएससी के अंदर जाते हैं, रेलवे छोड़ के भी लोग एसएससी के अंदर जाते हैं। एसएससी का एग्जाम सभी लोग देंगे, एसएससी एग्जाम्स में कंपटीशन बढ़ेगा इस वजह से। और अगर आप देखोगे यहाँ पे एसएससी की जो पोस्ट हैं लास्ट में,
अगर मान लो आपको बैंक में पीओ में सिलेक्शन हो गया, आप एसएससी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो जाओगे, ठीक है, हो सकता है एसएससी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए और आपको टीए मिल गया सीबीआईसी में, और बैंकिंग में आपको क्या मिली, आपकी लोकेशन आपको अपने घर के पास की लोकेशन मिल गई, और यहाँ पे आपको जो टीए सीबीआईसी में मिला ये आपको कहीं चेन्नई में मिल गया, आप दिल्ली में रहते हो, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे ये सोचिए कि मुझे दिल्ली मिल जाएगा। अगर आपको दिल्ली नहीं मिला तो आपको मिल गया चेन्नई, तो आप जॉब ज्वाइन नहीं करोगे, आपकी प्रेजेंट जॉब पे सेटिस्फाई हो जाओगे। इस तरीके से हमारी सीट खाली हो जाएगी, सीट बेकार हो जाएगी। तो यहाँ पे अर्जेंट नीड है कि वेटिंग लिस्ट एसएससी एग्जाम में पहले आ जानी चाहिए, किससे, जो सीट इंप्लीमेंट किया जाए उससे, क्योंकि अगर टीयर 1 सबका सेम हो गया तो सारे के सारे एस्पिरेंट्स मर्ज हो जाएंगे और सारे के सारे एस्पिरेंट्स सारे ही एग्जाम्स देने लग जाएंगे। क्लियर हो गया? तो एसएससी में वेटिंग लिस्ट का मैंने मुद्दा आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया कि जरूरत क्यों है, और अभी भी जरूरत है। जब सीट इंप्लीमेंट नहीं हुआ तब भी वेटिंग लिस्ट की जरूरत है। बहुत सारी सीट बेकार होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 1-2 नंबर से अपनी ड्रीम पोस्ट को छोड़ देते हैं, फिर अगले साल पूरे साल तैयारी करो और फिर कोई दिक्कत आ गई, फिर रह गई, और लगातार हर साल पेपर देते रहते हैं इस वजह से। करप्शन की बात करते हैं। करप्शन की दिक्कत आ सकती है अगर आप एग्जाम अपने घर के पास ही दे रहे हो, पास के सेंटर में, तो हमें जो एग्जाम का जो सेंटर्स हैं वो फुल प्रूफ बनाने पड़ेंगे। हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी करप्शन के चांसेस यहाँ पे ना हो, क्योंकि आपने एक बार पेपर दिया, 3 साल तक आपका सीईटी का स्कोर वैलिड होगा, ठीक है। आपने करप्शन करके एक बार स्कोर अच्छा ले आए, आप आगे तक आप लोगों की जॉब के साथ खेल सकते हो, ठीक। और टीयर 1 के अगर मार्क्स काउंट होते हैं तो टीयर 1 के अगर मार्क्स काउंट हो रहे हैं तो टीयर 1 में अगर सीजीएल में आपको पता है कि टीयर 1 में बहुत अच्छे नंबर आ जाए तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और सीएचएसएल में तो टीयर 1 के मार्क्स की वेटेज बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि टीयर 2 तो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव होता है 100 नंबर का। तो यहाँ पे चीटिंग को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और अगर फैसिलिटीज आसपास ही है आपके तो चांसेस है कि लोगों की सेटिंग वेटिंग कर लें और कोई दिक्कत वहाँ पे बन सकती है। तो ये सिस्टम फुल प्रूफ बनाना पड़ेगा करप्शन से, और अगर यहाँ पे चीटिंग हुई तो फिर क्या होगा, फिर कोर्ट केस होगा और चीज़ें बहुत लंबी खिंच जाएंगी, फिर कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही, क्योंकि सीईटी नहीं हुआ तो टीयर 2 कैसे होगा, टीयर 3 कैसे होगा, और अभी भी आपको हालात पता है कि एग्जाम होते ही नहीं है। अभी इतना पार्ट क्लियर हो गया। अच्छा, करोड़ों लोगों का एग्जाम एक बार की में कंडक्ट कराया जाएगा तो एक शिफ्ट में तो एग्जाम होगा नहीं, मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होगा, तो नॉर्मलाइजेशन की वहां पे जरूरत पड़ेगी। तो नॉर्मलाइजेशन जरूर होना चाहिए अगर सीईटी इंप्लीमेंट होता भी है। और साथ ही साथ एक चीज और देखी जानी चाहिए, अभी जो मैं स्पीच सुन रहा था उसमें यह कहा गया था कि आपको जो रिजल्ट मिलेगा मार्क्स वो इमीडिएट मार्क्स मिलेंगे। मतलब जैसे कि आपने पेपर दिया, पेपर देते ही आपको पता चल जाएगा आपका शेष 200 नंबर का पेपर है, 200 में से आपने कितना स्कोर करा है, 100 नंबर स्कोर करें, 120 नंबर स्कोर करें। अच्छा, एसएससी एग्जाम्स की हिस्ट्री तो आपको पता ही है, पेपर देने जाते हो हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन गलत होता ही है। और मेंस की बात करें सीजीएल 2018 के अंदर हर एक शिफ्ट में 7 से 8 क्वेश्चन गलत हैं, तो उन चीज़ को कैसे टैकल किया जाएगा अगर इमीडिएट स्कोर आ रहा है, तो ये इशू भी है। तो हमें जो पेपर है, पेपर को भी फुल प्रूफ बनाना पड़ेगा, विदाउट मिस्टेक्स पेपर बनाने पड़ेंगे, क्वेश्चंस में गलतियां नहीं होनी चाहिए, जैसे अभी एसएससी एग्जाम्स में आए दिन होती रहती हैं, जिसके लिए रिप्रेजेंटेशन डालो, पैसे फूको अपने 100 रुपये, और उसके बाद वो देखेंगे, मान लिया तो ठीक है, नहीं मान लिया तो फिर दिक्कत। ठीक, क्लियर हो गई ये वाली पार्ट, ये वाला पॉइंट हमारा डिस्कस हो गया। अच्छा, अगर हमने कहा स्कोर 3 साल के लिए वैलिड होगा, तो मैंने कहा मैंने 2021 में सीईटी दिया और मैंने टीयर 1 में कितने स्कोर आ गया, मेरा टीयर 1 में यहाँ पे 175 नंबर आ गए 200 में से, और इसकी कट ऑफ चली गई कितनी, इसकी कट ऑफ चली गई 140। तो क्या होगा, जब तक मुझे ड्रीम जॉब नहीं मिलेगी मैं इस मैक्सिमम स्कोर को यूज करके पेपर देता रहूंगा। तो मैं क्या करूंगा, सीजीएल 2021 भी दूंगा मेंस, सीजीएल 2022 भी मेंस दूंगा, और सीजीएल 2023 भी दूंगा, एक स्कोर को यूज करके जो कि मेरा 3 साल पहले आया था। तो क्या इन एग्जाम्स में मल्टीपल एस्पिरेंट नहीं हो जाएंगे, साल में 2 बार एग्जाम हो रहा है, 3 साल में 6 बार एग्जाम हो गए, 6 साल में जो मेरा मैक्सिमम सीईटी का स्कोर होगा वो यूज किया जाएगा लास्ट वाले में। और आप देखोगे यहाँ पे जो एस्पिरेंट होंगे, सबसे पहली बार जब पेपर कंडक्ट कराया जाएगा तो लिमिटेड एस्पिरेंट रहेंगे, लेकिन सीजीएल जब 2023 होगा, इसके टीयर 2 में आप देखोगे जो यहाँ पे सीईटी को क्वालिफाई कर रहे थे वो लोग भी जा रहे हैं, जो यहाँ पे सीईटी को क्वालिफाई कर रहे थे वो वाले लोग भी जा रहे हैं, और जो यहाँ पे सीईटी को क्वालिफाई कर रहे थे वो वाले लोग भी जा रहे हैं। तो लगभग 6 गुना कैंडिडेट्स जा सकते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ लगभग 2.5 से 3 गुना कैंडिडेट्स आपको टीयर 2 में ज़्यादा देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू 2021। तो जो 2021 वाले एस्पिरेंट हैं उनके लिए तो फिर भी अपॉर्चुनिटी है, जो पहली बार सीईटी देंगे वो तो फिर भी कर सकते हैं, लेकिन जो 2024 में जाके सीईटी देने वाले हैं उनके लिए तो यहाँ पे समस्या बहुत बढ़ जाएगी। वो तो 3-3 साल पुराने एस्पिरेंट से कम्पीट करेंगे, जिन्हें टीयर 1 के लिए पढ़ना ही नहीं, जिन्हें सिर्फ टीयर 2 के लिए मैथ्स और इंग्लिश पढ़ना है। तो 3 साल से मैथ्स पढ़ रहे होंगे बस, टीयर 1 में एक बार अच्छा स्कोर ले आओ, फिर तो 2-3 साल लगा के मैथ्स पढ़ते रहो बस, मैथ्स और इंग्लिश। उनसे कंपटीशन कैसे करेंगे जो नए एस्पिरेंट होंगे, तो कंपटीशन का लेवल में यहाँ पे फर्क देखने को मिलेगा। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है सीईटी के साथ अगर इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे, ये हम रिक्रूटमेंट एजेंसी की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी भी तो हमारे पास रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, एसएससी है, आईबीपीएस है, रेलवे की एग्जाम्स होते हैं। रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म आपको याद है 28 फरवरी
2019 में निकाला गया था, 1.5 साल हो गया, अब तक वेंडर डिसाइड ही नहीं किया गया कि कौन एग्जाम कंडक्ट कराएगा। एग्जाम तो छोड़ी तो 1.5 साल के अंदर 500 रुपये फॉर्म के भरे थे, मैंने भी फॉर्म भर दिया था क्योंकि मेरी ज्वाइनिंग तब तक नहीं आई थी, फाइनल रिजल्ट अवेटिंग था, राइट। तो फॉर्म भर दिया था, मेरे भी 500 रुपये लगे हुए हैं, बाकी सभी लोगों के 500 रुपये लगे हुए हैं। और होता क्या है कि आप एग्जाम दे देते हो तो 400 रुपये वापस आ जाएंगे, तो एग्जाम हो गई नहीं तो 400 रुपये वापस कैसे आएंगे मेरे, राइट। ये मेरे भी है और बाकी सभी लोगों के भी है। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं 1.5 साल से आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करते जा रहे हैं, अब तक वेंडर डिसाइड नहीं हुआ, एग्जाम तो भूल ही जाओ, एग्जाम कब जाके होगा। इसका वेंडर डिसाइड हो नहीं पा रहा है। यहाँ पे सीईटी के लिए एक नई एजेंसी बनाई जा रही है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो लेट्स सी, देखते हैं कैसे काम चलता है। नई जॉब्स तो कोई आ नहीं रही, वैकेंसीज हर साल डिक्रीज करती जा रही हैं धीरे धीरे। सीपीओ की हमने वैकेंसीज देख ली, एसएससी सीजीएल की वैकेंसीज देख ली, या किसी और एग्जाम की आप वैकेंसी ले लो, हर साल डिक्रीज कर रही है या नहीं कर रही, वैकेंसीज हर साल डिक्रीज करती जा रही है। यहाँ पे एग्जाम्स होते नहीं है। रिजल्ट्स की बात करूं, रिजल्ट देखो आप, एसएससी सीजीएल 2018 के रिजल्ट की बात कर लें, 2018 में नोटिफिकेशन निकला था, 2020 हो गया, टीयर 3 का अभी तक रिजल्ट आना नहीं है। अक्टूबर में एमटीएस के रिजल्ट की बात की जा रही है, उसके बाद ही सीजीएल का रिजल्ट आएगा। यहाँ पे 2.5 से 3 साल लग गए, अब तक टीयर 3 का रिजल्ट नहीं आया, उसके बाद टीयर 4 है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट है, उसके बाद ज्वाइनिंग है। 4 साल एक रिक्रूटमेंट में लग रहा है, रिजल्ट ही नहीं आते। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एजेंसीज हैं वो इतनी इनएफिशिएंट है कि वो रिजल्ट देने को राजी नहीं है, और इसके बाद एक और एजेंसी यहाँ पे ऐड हो जाती है, दो एजेंसी मिलकर काम करेंगी तो हो गया काम। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम और फेस कर सकते हैं हम, राइट, कि ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एजेंसीज हैं इन्हें थोड़ा फुल प्रूफ बनाना पड़ेगा, इनकी एफिशिएंसी पे काम ज़्यादा करना चाहिए एज कम्पेयर टू अदर एजेंसीज। नई एजेंसी बना रहे हैं, पहले यही कर लो, जो पुरानी एजेंसी है वो तो ढंग से काम कर ले। हमारी एसएससी एग्जाम है, बच्चे इतने टेंशन में रहते हैं, रोज ट्विटर कैंपेन चल रहे होते हैं, ठीक है। आप बच्चा पढ़ता कम है, ट्विटर कैंपेन ज़्यादा करता है, करें क्या, ना रिजल्ट आते ना कुछ आते, हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ता है, कभी यूएफएम हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, सिर पैर की चीज़ें हो जाती हैं, और बस। अगर हम बात करें कोविड-19 जब से हुआ है इंडिया के अंदर, अगर हम बात करें 5 बिलियन 50 लाख लोगों की जॉब इंडिया के अंदर जुलाई महीने के अंदर गई है, और अब तक अगर हम टोटल देखेंगे 19 मिलियन लोगों की जॉब जा चुकी है। 1 करोड़ 90 लाख सैलरीड एम्प्लॉय की जॉब जा चुकी है जब से कोविड-19 का सीन स्टार्ट हुआ है। अब अभी तक कोई ऐसा अपडेट नहीं है कि नई जॉब्स क्रिएट की जाएंगी, नया कुछ होगा। वैकेंसी धीरे धीरे कम की जा रही हैं। अगर रेलवे की बात करें, रेलवे की वैकेंसी जो नॉन सिक्योरिटी पोस्ट हैं, रेलवेज की, उनकी वैकेंसीज को आधा करने की बात की गई है। एनटीपीसी की जितनी वैकेंसीज थी वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगी, और एग्जाम होगा या नहीं होगा भी तो ये भी नहीं पता, क्योंकि वेंडर डिसाइड नहीं हो रहा। एग्जाम होना तो है लेकिन कब होगा और जब तक वैकेंसीज बचेंगी या नहीं बचेंगी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे फिलहाल फेस कर रहे हैं, ठीक है। और कोई न्यूज़ चैनल इस चीज़ को दिखाने को रेडी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के साथ क्या हो रहा है। बिहार की अगर हम बात करें, सहायक इंजीनियर की पोस्ट थी शायद कुछ, मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, ठीक है, और उसमें बात की जाए 2017 में, सितंबर 2017 में उसका नोटिफिकेशन निकला था, 2018 में टीयर 1 हुआ, 2019 में कोर्ट केस हुआ, उसके बाद टीयर 2 एग्जाम कंडक्ट कराया गया, अभी तक उसका टीयर 2 का रिजल्ट नहीं आया, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज हो रहा था। तो ये एक प्रॉब्लम बड़ी देखने को मिल रही है यहाँ पे, कि आप प्रोटेस्ट करोगे तो लाठीचार्ज होगा, और साथ के साथ यहाँ पे आपके एग्जाम्स नहीं हो रहे, एग्जाम्स होते हैं तो उनका रिजल्ट नहीं आता, कभी रिक्रूटमेंट एजेंसी नहीं होती, कभी कुछ नहीं होता, कभी चीटिंग हो जाती है, कोई एग्जाम ऐसा नहीं जाता जो क्लियरली कंप्लीट हो जाए, कभी कोर्ट केस हो रहा होता है, कभी कुछ हो रहा होता है, इसी चीज़ में लगे रहते हैं बस, ठीक है। एक रिक्रूटमेंट है, एक रिक्रूटमेंट के लिए 4-4 साल लग रहे हैं, और कोई न्यूज़ रिपोर्ट पर यहाँ पे ये दिखाने को तैयार नहीं है कि हो क्या रही है चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। एक रविश कुमार हैं जो थोड़ी बहुत इस चीज़ के बारे में बातें करते हैं, बाकी किसी न्यूज़ चैनल को इससे कोई मतलब नहीं है, कोई बताने को राजी नहीं है कि वैकेंसीज का क्या हो रहा है, इंडिया में जॉब की क्या हालत हो रही है। सबको इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि सैफ अली खान का एक और बेबी होने वाला है और उनके घर में कोई रेवलरी स्टार्ट ना हो जाए, 2 बच्चे हो जाएंगे तो प्रॉपर्टी कैसे बढ़ेगी, इस तरह की बातें हो रही है न्यूज़ चैनल के ऊपर। क्या ही कर सकते हैं, बस अब मैं यही कहूँगा कि जो पेंडिंग रिजल्ट है सबसे पहले वो आने चाहिए, जल्द से जल्द सारे के सारे पेंडिंग रिजल्ट आने चाहिए। आरआरबी एनटीपीसी का जो फॉर्म 1.5 साल पहले निकला था, इस एग्जाम को कराओ जल्द से जल्द, इसके जो एजेंसी है वो सिलेक्ट करो, वेंडर डिसाइड करो और एग्जाम कराओ जल्द से जल्द, ठीक है। जो वेटिंग लिस्ट है एसएससी एग्जाम में सबसे जल्दी वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए, सीईटी से पहले तो 100% आनी चाहिए, वरना और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होगी। ऑन पेपर तो वैकेंसी आ जाएंगी हमारे पास 8000, और पता चलेगा एक्चुअल में वैकेंसी 4000 ही है, जॉब 4000 लोग ले रहे हैं, पेपर पे वैकेंसी आ रही है 8000, क्योंकि कोई वेटिंग लिस्ट ही नहीं है। एक ही बच्चा आईबीपीएस में भी सिलेक्ट हो रहा है, बैंकिंग में भी जॉब ले रहा है, रेलवे में भी जॉब ले रहा है, एसएससी में जॉब ले रहा है। एसएससी वाले को अगर वो जॉब लेगा नहीं तो वो खाली चली जाएगी सीट। और जितनी भी एजेंसी बने, जो भी नई एजेंसी हमारी बन रही है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये बहुत एफिशिएंट होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। अगर इसमें कोई गलती हुई और इसमें कोई कोर्ट केसेस हुए तो सभी पूरे देश का भविष्य यहाँ पे खतरे में आ जाएगा। तो इसे बहुत फुल प्रूफ बनाने की जरूरत है यहाँ पे। ये एक अपने आप में बहुत अच्छा स्टेप है कि एक ऐसी एजेंसी बनाई जाए कि टीयर 1 सबका कॉमन हो जाए, लेकिन जो हर्डल्स हैं उन्हें यहाँ पे सही करने की जरूरत है, ठीक है। जो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है, उन्हें तो सही करो। एसएससी एग्जाम्स की बात करें, एमटीएस की अगर रिजल्ट की बात करूं, नवंबर 2019 में डिस्क्रिप्टिव का पेपर हुआ था, अक्टूबर 2020 में उसके रिजल्ट की बात की जा रही है कि डिस्क्रिप्टिव के पेपर का रिजल्ट आएगा जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिसके मतलब जो भी क्वालिफाइंग नेचर है, जिसके मार्क्स तक नहीं जुड़ने फाइनल सिलेक्शन में।
कितने साल तक वेट करें एक रिक्रूटमेंट का। एसएससी सीएचएसएल की बात करें, 4500 बच्चों को फेल कर दिया यूएफएम देके, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट की गई, ट्विटर कैंपेन चलाया गया, उसके बाद क्या हुआ, ग्रीवेंसेस डाली गई, तो एसएससी ने अपनी गलती मानी और वन टाइम एग्जामिशन दे भी दिया यूएफएम वाले कैंडिडेट्स को, राइट, एग्जामिशन दे दिया, लेकिन रिवाइज रिजल्ट नहीं पब्लिश कर रहे हैं अभी। रिवाइज रिजल्ट पब्लिश करेंगे तभी तो टाइपिंग होगी, आगे का प्रोसेस बढ़ेगा, ना ही रिवाइज रिजल्ट आया, 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जिन्हें इमीडिएट एक्शन की जरूरत है और जिन पे अभी काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। लोगों में गुस्सा बहुत है और भड़कता जा रहा है धीरे धीरे। कमेंट सेक्शन में आप देखोगे बच्चों के कमेंट्स क्या आते हैं, पढ़ के मुझे रोना आ जाता है कि मैं क्या ही करूँ, मुझसे बोलते हैं सर ये हो गया, क्या करें, मैं क्या बताऊँ क्या करें, कुछ नहीं कर सकते हम, राइट। जो मेरे हाथ में होता है ट्विटर कैंपेन्स में करा सकता हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं करा सकता, ग्रीवेंस से डलवा सकता हूँ, इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक कन्वे कर सकता हूँ, लेकिन बाकी मेहनत आपको ही करनी है, ठीक है। अगर आप सभी लोग एक साथ नहीं आओगे, एक साथ प्रेशर नहीं बनाओगे, तब तक कुछ नहीं होगा। आप सभी लोगों को मिलके जो भी कमियां हैं उसे सुधारने के लिए एक पहल करनी पड़ेगी, ठीक है। और जो भी चीज़ें हो आपको सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे एस्पिरेंट का। ये नहीं है कि एसएससी एस्पिरेंट सिर्फ अपने आपको देखेंगे, एसएससी में भी सीजीएल सीएचएसएल वाले सिर्फ सीजीएल वाले सीजीएल को देख रहे हैं, सीएचएसएल वाले सीएचएसएल को। सभी एस्पिरेंट्स एक दूसरे को सपोर्ट करो। आप एसएससी के एस्पिरेंट हो, आप रेलवे के लिए कुछ लोग अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उनको सपोर्ट करो, रेलवे वाले एसएससी वालों का सपोर्ट करो, सभी एक दूसरे का सपोर्ट करोगे, क्योंकि जॉब तो आप सभी को चाहिए, तो सभी लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करके चलना पड़ेगा आगे भी। और बस यही कहूँगा कि तैयारी तो अपनी 100% करते रहो, जो भी मौका मिले अब छोड़ो मत, क्योंकि सिचुएशन धीरे धीरे बिगड़ ही रही है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लोगों की जॉब जा रही है, नई जॉब तो छोड़ो, पुरानी जॉब जिनकी है उनकी छुट्टी जा रही है, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर ही सेफ है, और लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में रिक्रूटमेंट नहीं होती। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों को शेयर करनी थी। बाकी अगर आप एसएससी एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे मैथमेटिक्स के काफ़ी सारे सेक्शंस आपको मेरे चैनल पे फ्री मिल जाएंगे, आप वो सारे देख सकते हो। एसएससी सीजीएल कंप्लीट क्वांट करके प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें 40 से ज़्यादा वीडियोज मिल जाएंगे आपको, और बहुत सारे चैप्टर्स पूरे करा रखे हैं, वहाँ से आप पूरी की पूरी तैयारी कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें 60,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। कोई भी हम पहल करते हैं आपको उसके बारे में पता चलेगा, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू बता दिया जाएगा। कोई भी लेक्चर आएगा, फ्री लेक्चर, उसकी वीडियोज आपको वहाँ पे मिल जाएंगी और वहाँ से आप तैयारी कर पाओगे, ठीक है। बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स की पीडीएफ मिल जाएगी आपको एसएससी एग्जाम्स की, और जो भी होता रहेगा गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे बताता रहूँगा। जनरली एसएससी एग्जाम से रिलेटेड ही हम चीज़ें डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आप लोगों से यही विदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।